चलिए, जय हिंद साथियों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का जो रेगुलर बैच ऑनलाइन चल रहा था, ये 8-15 से फिजिक्स के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। लेकिन कुछ कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए मॉर्निंग में। इसकी हमें बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हम ही रेगुलर मेंटेन नहीं रह पाए आपके साथ साथ। और क्या करें बाबू, इसके पीछे समस्या है कि लाइन नहीं था सुबह सुबह, और हम इस समस्या को झेलना पड़ा, और आपको भी मेरे साथ साथ। कोई बात नहीं, लेकिन हम सोचे कि इसको कंटिन्यू और रेगुलर मेंटेन करके रखना है, और इसके लिए हम आज आपको फिर से रिकॉर्डिंग करके ही आपको दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं सही लेकिन रिकॉर्डिंग ही सही, आप लोग देख लीजिएगा और सेशन को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। सर, पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले दिन हम लोग यूनिट डायमेंशन को खत्म किए थे, और उसमें से बहुत सारे डायमेंशन को बताए थे, और बहुत सारे डायमेंशन बोले थे आप खुद से कर लीजिएगा। जिसमें से जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ था, आप मन ही मन एक बार बोलिएगा और आप मन ही मन गुनगुना लीजिएगा। फोर्स का डायमेंशन आपका ml-t-2 था। वर्क का डायमेंशन क्या था, तो वर्क मतलब कार्ज का डायमेंशन आपका ml/t-2 था। और अगर हम बात करें दाब का यानी प्रेशर का डायमेंशन क्या था, तो ml-1t-2 था। और अगर हम बात करें शक्ति का डायमेंशन यानी पावर का डायमेंशन क्या था, तो ml/t-3 था ना। ये सब चीजें हम लोग देखे थे। हाँ, एक कुछ छूट गया था पॉइंट, उसमें से हम लोग लास्ट में तेजी में हम लोग कुछ पॉइंट को कवर किए थे। जैसे 1 न्यूटन बराबर कितने डायन बाबू, सीजीएस में, एसआई और सीजीएस में रिलेशन में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन था, और 1 डायन बराबर 10⁷ अर्ग था। क्या ये सब चीजें पढ़े थे? और पढ़े थे 1 लाइट ईयर यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर था। और पढ़े थे पार्सेक जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अच्छा, वैसे प्रकाश वर्ष में दूरी मापने की इकाई है, लेकिन पार्सेक जो है बाबू दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई था। और एक पार्सेक जो था वो लाइट ईयर से प्रकाश वर्ष के 3.26 गुना बड़ा था। कितना गुना बड़ा था? 3.26 गुना बड़ा। यदि हम बात करें कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे। अच्छा, एक और है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर कितना पढ़े थे, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, कुछ चीजें छूट गया था, जैसे फिजिक्स में 10 के घात को शॉर्ट के रूप में लिखते हैं, वह हम बोल रहे हैं, आप कॉपी के लेके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सर जैसे 10 के पावर 18 इसको बोलते हैं एक्सा, 10 के पावर 15 इसको बोलते हैं पेंटा, 10 के पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा, 10 के पावर 9 इसको बोलते हैं गीगा, 10 पावर 6 इसको बोलते हैं मेगा, और 10 के पावर 3 इसको बोलते हैं किलो, 10 के पावर 2 इसको बोलते हैं हेक्टो, 10 पावर 1 हो इसको बोलते हैं डेका, 10 के पावर -1 हो इसको बोलते हैं डेसी, 10 के पावर -2 हो इसको बोलते हैं सेंटी, 10 के पावर -3 हो इसको बोलते हैं मिली, 10 पावर -6 हो इसको बोलते हैं माइक्रो, 10 पावर -9 हो इसको बोलते हैं नैनो, 10 पावर -12 हो इसको बोलते हैं पिको, 10 पावर -15 इसको बोलते हैं फैक्टो या फर्मी, 10 पावर -18 हो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सो, सॉरी एटो। एक्सो तो 10 पर +18 बोलते हैं, -1 तो क्या बोलेंगे इसको, एटो। तो इसी रिजल्ट में से आपको याद रखना होगा, जिसमें से पॉपुलर रिजल्ट क्या है जिसे बार बार यूज करेंगे। जैसे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो माइक्रो में कितना, 10 पावर -6, तो 1 माइक्रोमीटर इसको तो 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना, 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना होगा, 10⁻12 मीटर। ठीक है, और 1 गीगा कितना होगा, तो 10⁻9 मीटर। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। उम्मीद करते हैं हम बोल दिए, आप लिख लिए होंगे। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सब चीजें फ्रेश से चल रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। तो सर अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करेंगे, आगे की क्लास में जैसे कि आपको पता है, कल हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन दुख बहुत ज्यादा है, कल से ही समस्या चल रहा था लाइन का, और वाईफाई पे ही सारा काम होता है, तो नहीं हो पाया क्योंकि लाइन था नहीं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे, आज नहीं तो आज कौन सा दिन है, कभी आपको सूचित करके लाइव क्लास में सूचित करेंगे, तब उसके बाद हम बताएंगे कि कब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे।
यानी यूनिट डायमेंशन का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, आज हम लोग एक नया सा टॉपिक क्या लिख के रखे हैं, सदिश और अदिश, ठीक है। जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई सदिश और अदिश। अच्छा है टॉपिक है ये भी, इसमें नॉमेरिकल भी बनेगा अच्छे अच्छे और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि सर ये सदिश और अदिश क्या होता है। तो बाबू सदिश अदिश के बारे में आप तो बहुत पहले से बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ेंगे वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो सर कहेंगे ये परिणाम और ये दिशा क्या होता है सर। जैसे हम कह रहे हैं बाबू, ये बुक है सर, हम कह रहे हैं कि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यदि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने में क्या दिख रहा होगा आपको, डायरेक्शन। या हमने इधर से फोर्स लगाया, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, चाहे मान लीजिए ऐसे लगाएंगे, ईस्ट की तरफ लगाएंगे, नॉर्थ की तरफ लगाएंगे, वेस्ट की तरफ लगाएंगे, तो सर यानी फोर्स लगाने में हमें डायरेक्शन महसूस हो रहा है। यानी मैग्नीट्यूड तो पता ही है कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन उसके साथ साथ क्या चल रहा है, डायरेक्शन। और भी जितने भी क्वांटिटी उठा लीजिए वेक्टर में यानी सदिश राशि में, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी का बात कर ले तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है 50 किलोमीटर पर हावर, लेकिन उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई भी मान लीजिए बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो सर वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। सर अदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम हो। जैसे मान लीजिए किसी का द्रव्यमान मापना हो तो बोल देते हैं, माप लेते हैं, डायरेक्ट माप लेते हैं 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। क्या ऐसा कोई है कि भाई साहब अगर नॉर्थ की तरफ मान लो मूव कर गया, नॉर्थ की तरफ मूव करके थोड़ा नॉर्थ की तरफ करके रखा है तो 60 केजी का हो रहा है, ईस्ट की तरफ करके रख देंगे तो मान लीजिए 50 केजी का हो जाएगा। ऐसा कोई बात है क्या, नहीं ना। पर डायरेक्शन क्या ऐसा है कि कभी किसी का मापते तो बोलते होंगे आप उसको, नहीं नहीं तुम पूरब की ओर घूमो, इधर ही घूमना चाहिए। तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, नो नीड फॉर डायरेक्शन। अगर हमें मास मापना है किसी का, तो अगर हम समय मापना है तो उसमें क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा, बताइए। कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं मेजरमेंट कर। दूरी मापना है, कोई डायरेक्शन, दूरी तो ऐसे जिगजैग पाथ पे से चलते हैं वो भी दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन मापना तो सीधा एकदम स्ट्रेट पाथ, एकदम स्ट्रेट पाथ। और मिनिमम 2 देखिए 2 पॉइंट के बीच मिनिमम दूरी तभी होगा जब सीधा स्ट्रेट पाथ होगा, और अगर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो मिनिमम दूरी नहीं होगा वो, ठीक है ना। चलिए अब हम लिख लेते हैं इस बात को। और एक चीज और समझिएगा कि सदिश राशि को जब हम लोग सदिश राशि को जोड़ते हैं आपस में या घटाते हैं या गुणा भाग करते हैं तो वो कभी अलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं करता है। अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय तरीका, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। बचपन में क्या पढ़े होंगे, अरे बचपन में पढ़े होंगे आप, जैसे 2 + 3 5 आज तक पढ़ते आ रहे होंगे, x + x 2x। ऐसा कुछ नहीं है अलजेब्रिक सम में, ये नहीं जुटेगा। लेकिन हाँ अदिश राशि आपका अलजेब्रिक सम का फॉलो करता है, आप उसे अलजेब्रिक तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए +2 कूलम है और +5 कूलम है, तो आप 2 कूलम 5 कूलम 7 कूलम कह सकते हैं, क्योंकि आवेश आपका कैसा राशि है, आवेश आपका अदिश राशि है। तो सर कुछ लिख भी लेते हैं और शॉर्ट में लिखेंगे, बात करेंगे, बात कर ही दिए। यानी सबसे पहला बात इसमें क्या होता है, हम नॉर्मली बात करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड होता है विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन हिंदी बोल रहे हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम अदिश राशि की बात करें, अदिश इसके लिए हो गया, सदिश ये वाला हो गया। यदि हम अदिश की बात करें तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा। क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण होगा। जैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वो आपका अदिश राशि होगा। सर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, एग्जांपल लिख लीजिए। वेग यानी स्पीड, वेलोसिटी, वेग, बल यानी फोर्स, त्वरण यानी एक्सेलरेशन,
त्वरण यानी एक्सेलरेशन, मोमेंटम यानी संवेग, आवेग यानी इंपल्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे मार देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, यानी सदिश राशि। जैसे आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, भैया ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। जब आप ऑब्जेक्टिव लगाए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रखिएगा, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये जितना भी आपको दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए ये आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि हो गया। लेकिन सर किसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होता है, तो सर जैसे समय मापना हो, टाइम, दूरी मापना हो, डिस्टेंस, दूरी मापना हो। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देना जो नॉर्मली कभी कभी दिख जाता है, दूरी के साथ जस्ट अपोजिट भाई साहब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी मापना हो, कार्य हो यानी वर्क, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी यानी आपका ऊर्जा, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। टेम्परेचर यानी ताप, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा, शॉर्ट में लिख देते धारा, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। आवेश यानी चार्ज, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जितना भी आपको दिखाई पड़ा ये सब कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, चाल यानी स्पीड, डेंसिटी यानी घनत्व, दाब यानी प्रेशर, etc। ये जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है, तो सर ये अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो जब भी आपको दिखे समय को मापने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, दूरी को मापने के लिए भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, किसी का वर्क मापना, कितना वर्क कार्य किया, उसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, एनर्जी मापना, उसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, टेम्परेचर मापना हो तो क्या दिक्कत, उसमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन का। क्या थर्मामीटर मापने के लिए कोई डायरेक्शन, आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो क्या उसमें आप डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है, नहीं सर। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, उसको मापने के लिए उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट को माप लो, जैसे भी मापना है उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन उसको मेजरमेंट करने में, उसको मापने में केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए आपका अदिश राशि के अंदर रखा गया है। आवेश, चार्ज, इसे भी माप लीजिए आप, इसमें भी डायरेक्शन की कोई नो नीड फॉर डायरेक्शन। और स्पीड, इसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। डेंसिटी, घनत्व मापना हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। दाब, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता। आप और कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल यानी एरिया, वॉल्यूम यानी आयतन, ये जितना भी है सब कैसी क्वांटिटी, नीचे दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। ये भी आपका कैसा क्वांटिटी है, वॉल्यूम, ये भी आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, तो सर ये भी हो गया आपका अदिश राशि। तो इतनी सारी अदिश राशि हुआ, ये सब सदिश राशि हुआ। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं सर, पॉइंट नंबर 2,
जैसा कि हम बात किए थे अभी, इट डज नॉट ओबे अल्जेब्रिक सम, मतलब यह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। इसके दूसरा नंबर में लिखेंगे इट डज ओबे अल्जेब्रिक सम, या अलजेब्रा के सम को फॉलो करता है। जैसे बाबू यदि हम कहें ये पॉइंट ए है और यहां से ये बी हो गया और यहां से ये सी हो गया, क्या दिखाई पड़ रहा है? और यहां से चेक करना पड़ेगा हमको। हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सर अगर हम कहें ए से बी जो डिस्टेंस है आपका मान लीजिए 4 मीटर है और ये मान लीजिए मेरे बाबू 3 मीटर है, तो यदि आपसे ए पॉइंट से सी पॉइंट की टोटल यदि हम आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप कहेंगे सर 4 और 3, यानी जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 मीटर। लेकिन यदि आपसे विस्थापन पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछेगा तो वो 7 मीटर नहीं होगा। विस्थापन कहते हैं 2 पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट, 2 संदर्भ बिंदुओं के बीच का कम से कम दूरी। तो सर यहाँ से यहाँ तो बहुत लंबा हो गया, मिनिमम दूरी कब जब सीधा स्ट्रेट हुआ ऐसे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा सीधा, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये कर्व हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया, ये एच हो गया क्या जी? तो एच बराबर आप सभी को पता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 5, यानी इसका आंसर कितना हो गया सर 5 मीटर हो गया। तो यही चीज खास बात है कि आप जब वेक्टर की विस्थापन निकाल रहे थे तो क्या आप अलजेब्रा से नॉर्मली जोड़े? नहीं जोड़े। इसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ का हेल्प लेना पड़ गया, यानी इसको जोड़ने के लिए हम लोग त्रिभुज के नियम का पालन करना पड़ गया। और यही सत्य बात है कि वेक्टर यानी सदिश को जोड़ने के लिए हमें त्रिभुज का नियम पालन करना होगा, या तो पैरेललोग्राम का नियम पालन करना होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बनाइए, और या तो आप समांतर चतुर्भुज के नियम से बनाइए या तो त्रिभुज के नियम से बनाइए। यही 2 तरीका है इसको जोड़ने या घटाने का। चलिए हम लोग शॉर्ट में सीखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा डीपली आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट से मतलब है और रिजल्ट का यूज करना है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको हम देते चलेंगे तो फिर मजा आएगा अलग पढ़ने का। तो सर यहां तक में क्लियर है, यहां तक में आपको समझ में आ गया कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा। सदिश समझ में आ गया जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, और अदिश समझ में आ गया जिसमें केवल क्या हो सर मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर तो नॉर्मली कर ही सकते हैं, तो हम लोग सीखते नया हमारे लिए क्या है वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए दिखाने का तरीका, जैसे ए मान लीजिए ए कोई पॉइंट लिए इसमें वेक्टर है अगर है तो इसके ऊपर हम लोग तीर का निशान देते हैं, ठीक है ना, तीर का निशान देते हैं और यही वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन को बताता है। ये आपको जो ऊपर में तीर मिल रहा है ये किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन यदि आप मान लीजिए इसका वैल्यू बताना चाहेंगे कि a बराबर 10 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ये उसका मैग्नीट्यूड यानी परिणाम को दिखाता है, तभी हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लगा हुआ है तो ये डायरेक्शन के साथ है, और अगर इसमें ये दोनों साइड मॉड लगा दिए तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और उसके बाद निकलने के बाद a बराबर आप 10 लिखिए, 5 लिखिए, जो भी रिजल्ट होगा वो होगा,
ठीक है ना। तो ये लगा हुआ है डायरेक्शन, डायरेक्शन को हटाने के लिए इसमें मैग्नीट्यूड लगाएंगे तब वो निकल जाएगा बाहर, कोई दिक्कत। रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि दो वेक्टर को आपस में ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आसान तरीके से, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का जोड़ या दो सदिशों का योग। सर कहता क्या है कि मान लिया जाए अगर ये एक सदिश है ए इस डायरेक्शन में, और मान लीजिए सर एक सदिश ये है बी, ये है इस डायरेक्शन में, और हमें ये दो सदिश को आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। कहता क्या है बाबू कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको हेड मानिए, इसको टेल मानिए। ये वाला आपका हेड हो गया, ये वाला आपका टेल हो गया, ठीक है। ये हेड हुआ, ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, ये टेल हुआ। तो अगर दो वेक्टर को आपस में आपको कनेक्ट करना हो, जोड़ना हो, तो पहले वाला का टेल और दूसरा वाला का हेड, पहले वाला का टेल और दूसरा वाला का हेड को आपस में कनेक्ट करेंगे, और जितना एंगल पे हो उतने एंगल पे रखेंगे। यानी पहले वाला का क्या हो गया, हेड, यानी ये वेक्टर ए हो गया, पहले वाला का सॉरी टेल, पहले वाला का टेल यहाँ पे हो गया, देखिए पहले वाला का टेल, और यहाँ से दूसरा वाला का हेड को कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वाला का हेड और ये दूसरा वाला का टेल यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर बी। और अब इसके पहले वाला का हेड और दूसरे वाला का टेल को मिला दीजिए, पहले वाला का हेड और दूसरे वाला का टेल को मिला दीजिए, और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। और ध्यान से सुनिए, मतलब ये दोनों का रिजल्ट हुआ। जैसे 3 जोड़ 2 जोड़ते 5 ना, तो जो रिजल्ट आता है 5, यही आपका ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये आपका डायरेक्शन इधर हो गया, देखिए इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, और ये यहाँ से मिला है, इसका डायरेक्शन इधर दे देंगे, इस साइड दे देंगे। तो पकड़ने का तरीका क्या होता है कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, बाकियों वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए ये वेक्टर इधर गया, इधर गया, अगर आप मिलाए तो ये इधर से आना चाहिए, देखिए आएगा तब दिखेगा तो ये इधर से जा रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट है कि नहीं है। और अगर इसका ये अपोजिट है तो यही हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आर से दिखाएं, शो करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को, वेक्टर लगाएंगे, और ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, यही तरीका है इसको ऐड करने का। ये तो ठीक है, समझ गए कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन सर इसका मैग्नीट्यूड मेन चीज होता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, परिमाण कैसे निकालेंगे। ये तो डायरेक्शन के साथ साथ है ना, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका समझ गए, पहले वेक्टर का टेल दूसरा वेक्टर का हेड को कनेक्ट कर देंगे, और पहले वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ देंगे, और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जो भी वेक्टर होगा उसका क्या होगा, ये सम होगा। और ख्याल रहे आपको, क्या ख्याल रखना चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बाकियों के वेक्टर का क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए इधर इधर से जा रहा है, इधर से आएगा, लेकिन ये इधर से जा रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन सर सवाल क्या है कि दो वेक्टर के बीच का यहाँ पे एंगल कौन सा होगा। तो दो वेक्टर कौन सा है सर, एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा सर, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो सर इसको यदि हम कहें, इसको इसको इस तरह बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है ना, समझ जाते हैं। इसको आगे बढ़ा दीजिए, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल है दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल, इसी एंगल को थीटा बोलते हैं, और यही है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यही आपका है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ठीक है ना। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। यानी सर ये वेक्टर को जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये वेक्टर मुड़ गया इधर, तो ये जो एंगल बना बाबू, यही एंगल है आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंगल तो ये होगा, नहीं, दो वेक्टर के बीच का एंगल ये नहीं, दो वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिनोट करता है। ये इधर से जा रहा था लेकिन अचानक से इधर आ गया, तो दोनों वेक्टर के बीच का मुड़ा इतना से, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। और ये जो एंगल होगा जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये जो अल्फा होगा सर, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसके, अलोंग एक्स ए, वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए से कितना दूरी पे, यानी कितना एंगल पे ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये अल्फा इसको बताता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे, यहां से आगे कहां, ये तो समझ गए।
लेकिन दो वेक्टर को जोड़ने पे क्या फार्मूला बनेगा, क्या तरीका होगा उसका, इसके बारे में सीखते हैं। एक ही तरीका सीखेंगे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से हम लोग कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, यही तरीका सीखेंगे। कहानी खत्म, फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, बस फार्मूला का इस्तेमाल करते रहेंगे, कहानी साफ। तो सर अभी हम लोग सीखे थे, क्या सीखे कि ये दो वेक्टर है सर, ये वेक्टर ए है और सर ये मान लीजिए आपका वेक्टर बी था, इसका डायरेक्शन इधर था, और ये जो था दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, थीटा था, और इन दोनों को मिला दिए थे तो ये आपका क्या आया था, रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो अगर हम कहें सर कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, वो क्या था आपका, थीटा। यानी दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और यदि हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो मोड लगाएंगे और उसके बाद डायरेक्शन का सिंबल हट जाएगा, वो केवल क्या हो जाएगा, ए। सेम चीज बात अगर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो सर वेक्टर बी के मोड लग जाएगा और यहां से हट जाएगा, तीर का निशान आप हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। और ये आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज वेक्टर आर, और ये आपका आर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा कितना, आर। यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बार बार से ध्यान सुनिएगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम होता है, यानी वेक्टर ए का परिणाम ए हुआ, वेक्टर बी का बी हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज आर। यानी ए तथा बी सदिश के परिणामी सदिश जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर होगा, और परिणामी सदिश का जो परिणाम होगा, परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर आर का मॉड लगा लिए, आर हो गया। अब हम थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, और ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे ढालना पड़ेगा। तो सर यहां से एक लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, नीचे परपेंडिकुलर लाइन गिराए, परपेंडिकुलर लाइन गिराएगा तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया, 90 बन गया। तो सर अगर हम नामांकन कर दें थोड़ा देर के लिए, पी क्यू आर और एस, तो ध्यान से देखिएगा, नामकरण कर दिए पी क्यू आर और एस। हम चाहते कि आपको डेरिवेशन थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर मजा आ जाएगा, फिर आपको सवाल करने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा पता रहेगा। तो सर अब हमें अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हमें ट्रायंगल लॉ तो पता है कि ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 90 के सामने है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये दोनों ये जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो पी एस है और एस आर है वो बराबर, दोनों सामने हो जाएगा, पी एस और एस आर का, और बराबर हो जाएगा किसके, पी आर का। लेकिन इसके लिए हमें क्यू एस का पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्यू एस पता नहीं है। तो सर क्यू एस पता नहीं है तो पहले क्यू एस पता करेंगे। और एक चीज यहाँ फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ चीजें मिटाएंगे आप, क्योंकि पता नहीं नीचे दिख जाएगा यहाँ तक। एक चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्बा बंद करके लिख देते हैं यहाँ पे। सर पी क्यू का जो लेंथ है, वेक्टर पी क्यू बराबर कितना है, वेक्टर ए है, लेकिन यदि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए होगा। उसी तरीके से यदि हम क्यू आर का करें, क्यू आर का
और क्यू आर बराबर कितना वेक्टर बी है, और यदि क्यू आर का यदि हम मैग्नीट्यूड लें तो ये कितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू, बी होगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात हम इसी में करें, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेंगे एक बार, फिर आप समझ सुन लेंगे मेरा लैंग्वेज। वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर आर है, और यदि हम पी आर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आएगा, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। इतनी बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। यहाँ से मिटाएंगे कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, लास्ट सीमा यही है, बाउंड्री यही था। तो क्या यहाँ तक आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वीडियो रोक के। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने में आपको मन लगेगा, फिजिक्स डेरिवेशन पता रहेगा तो और थोड़ा आनंद आएगा, और सवाल जो है न्यूमेरिकल करने में और आपको अच्छा मजा आएगा, और सवाल अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो जवाब देने में भी अच्छा मजा आएगा। तो सर अब हम लोग सबसे पहले ये QS निकालेंगे, और सबसे पहले ये RS निकालेंगे, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल RSQ। चलो ध्यान दो, यदि हम cos थीटा बराबर कहें, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो ये सामने का चीज लंब पड़ जाएगा, और ये 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, तो ये वाला चीज क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा b/h। तो यानी सर QS बाय, अच्छा Q और S में अंतर समझना पड़ेगा ना, अच्छा चलिए QS बाय, ये QS बाय क्या हो जाएगा, RS। तो सर QS बराबर कितना होगा, देखिए RS का वैल्यू हमें पता है सर, RS का वैल्यू हमें पता है सर, नहीं पता है सर, RS को निकालना है, एक काम सॉरी b/h में होता है, तो L का है, देखिए b/h, तो सर h तो ये है ना RQS, तो सर QS और RQ आपको पता है कि RQ अभी निकाल के दिखाए थे, QR का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का B था, तो सर ये B होगा, ये cos थीटा होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, B cos थीटा, B cos थीटा, यानी इतना दूर का दूरी जो निकल गया हमें, कितना निकल के आ गया, B cos थीटा, ये B cos थीटा है। अब एक बार हम लोग sin थीटा अप्लाई करेंगे, sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो सामने क्या है, p है, यानी RS बाय कितना, h कितना होगा, QR होगा, या RQ कहें, तो चलिए लिख दिए। तो सर sin थीटा बराबर RS बाय RQ का मतलब B हो गया, यानी सर RS का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा B sin थीटा, यानी अब RS को पता चल गया कितना आ गया, B sin थीटा। यहां से यहां तक का दूरी निकल गया B sin थीटा, और ये निकल गया आपका B cos थीटा। अब सर हमें पूरा ट्रायंगल का सारा चीज वैल्यू पता है, अब यहां से यहां ये पता हो गया, यहां से यहां पता हो गया, ये पता ही है। अब आराम से लोग ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, हम इसको मिटाते हैं, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, चाहते नहीं कि इधर नहीं दिखेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये निकल गया B cos थीटा, निकल गया B sin थीटा। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है सर, यहां जो दिख रहा है आपको PR, यानी PR का स्क्वायर बराबर, सॉरी PR का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर होगा, क्या, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, और H जो है आपका PR है, PR का मैग्नीट्यूड लिए तो PR का मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर R का मैग्नीट्यूड R होगा, तो सर ये R का स्क्वायर हो जाएगा, और ये PS कितना होगा सर, PQA, इसका मैग्नीट्यूड A था, और यहां तक का कितना है B cos थीटा, तो PS तक का दूरी होगा A प्लस B cos थीटा, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस ये जो RS है ये कितना है B sin थीटा, और तो B sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर बराबर, देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा।
अब देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा है इधर प्लस का 2ab cos थीटा। सर ये आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा ठहरिए, अब आप बताइए क्या आप cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं? जरूर जानते हो, पूरा बचपन पढ़ाई की है। तो सर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और प्लस का आ गया 2ab cos थीटा, और r बराबर यदि हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यही हमारा रिजल्ट है कि जब दो वेक्टर को आपको जोड़ने बोलेगा, यानी सर जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b होगा और जब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा। हमेशा याद रखना जब दो वेक्टर को जोड़ने आपको देगा तो उसके बीच का आपको एंगल पता होना चाहिए और a और b का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तब जाके हम उसका बता सकते हैं रिजल्टेंट। तो ये एक तरीका से आपको थोड़ा सा सिस्टम तरीके से एकदम सिस्टम वाइज आपको समझाने का प्रयास किए, और अब जो आगे तथ्यात्मक रूप से बात होगा आप शॉर्ट भी कर देंगे ना चीजें। और जैसे नेगेटिव मान लीजिए हम सबट्रैक्शन में मान लीजिए दो वेक्टर को घटाएंगे कैसे, तो आपको अलग से डेरिवेशन नहीं बताएंगे, नहीं तो ज्यादा डेरिवेशन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अलग से नहीं, इसी में आपको बस तरीका बताते हैं क्योंकि डेरिवेशन हमें नहीं जरूरत है, हमें छोटा सा आप टॉपिक समझ गए। अब इसी में यदि हम कह देते हैं एक बात कि जब दो वेक्टर का सबट्रैक्शन हो, जब दो वेक्टर का सबट्रैक्शन हो, ऐसे वेक्टर कभी सबट्रैक्ट नहीं होता है। जब दो वेक्टर का सबट्रैक्शन होता है ना तो उस वेक्टर का जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है उसका अपोजिट वाला वेक्टर ले लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड का, तो इसीलिए माइनस b हो जाता है। फिलहाल आप समझिए जब सबट्रैक्शन होगा और आप जिस इसका मान लीजिए हमें r निकालना है तो कुछ और नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कुछ नहीं बस माइनस 2ab cos थीटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा बाबू? माइनस 2ab cos थीटा। तो एक साथ दोनों खत्म कर दिए, एक आपको बढ़िया से समझा, एक आपको ऐसे बता दिए। लेकिन इस चीज को भी अगर पूरा बताने का प्रयास करेंगे आपको तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग फीलिंग होगा और उतना करना भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का जब दो वेक्टर का क्या हो सबट्रैक्शन हो, और जब दो वेक्टर का एडिशन हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इस पे आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है। हाँ, और एक चीज याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है कि कभी भी दो सदिशों का जो योग होगा शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक होगा। आप देख लीजिए, कुछ भी होगा लेकिन कभी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर को जब आप जोड़ेंगे तो उसका परिणाम ही कभी शून्य नहीं हो सकता है और कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन आप याद रखना, और जो तथ्यात्मक रूप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम बात करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल का जो सीरीज है वो तो हम अलग से करवाएंगे ही, लेकिन यहाँ अगर हम डेरिवेशन करवाए हैं तो थोड़ा सा हम आपको न्यूमेरिकल करवाने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि सवाल कभी कभी ऐसे पूछेगा आपसे कि वेक्टर p इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर है वेक्टर p माइनस वेक्टर q के, देन आपसे पूछ देगा तो देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, यानी ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आप बताइए। यदि हमसे ऐसा सवाल पूछा है तो, और ये पूछता है इस टाइप का सवाल, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर हो वेक्टर p माइनस q के, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक न्यूमेरिकल भी छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो कुछ नहीं है सर, अगर ये है तो क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बोथ साइड मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और इधर पे वेक्टर p माइनस q क्या जी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी तुरंत a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाले थे तो क्या आया था बताओ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq
cos थीटा, और इधर भी रूट, तो इधर भी रूट, इधर भी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, क्या हो जाएगा cos थीटा, और सर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। तो सर यहां से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब खत्म नहीं, इधर आके घटेगा तो जीरो बच जाएगा, और इसको उस साइड लेके चले जाइए, या तो इसी को उस साइड लेके, इसी मान लीजिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इधर ले गए तो घट के जीरो हो गया, इसको इधर ले आइएगा तो कितना हो गया, ये आएगा बताइए 4pq cos थीटा बराबर जीरो, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो बटे pq गया तो ये भी जीरो हो गया। तो मेरे बाबू अब खत्म कहानी, cos थीटा बराबर जीरो, यानी जीरो किसका वैल्यू होता है, cos 90 का, तो cos से cos बराबर यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और ये सवाल जब आपको पेपर में करना होगा तो आप डायरेक्ट समझेंगे ना कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2p के p स्क्वायर घट गया, इधर जीरो आ गया, और ये आप मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्द जा सकते हैं, और ये तो आंसर आपको ऑटोमेटिक ये सब पता रहेगा। दिख रहा है नीचे क्या, चेक कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिटाते हैं, हाँ मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और देखिए पढ़ाई को भी इंटरेस्ट में लाना होगा, आपको नहीं है तो भी लाना होगा, इसके लिए आपको जुनून सवार होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसे तो फिल्म देखने में, वीडियो देखने में, मनोरंजन करने में खूब मजा आता है और रील्स देखने में, लेकिन पढ़ने का भी अपना एक अलग मजा है, अच्छा मजा आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसी में से कि यदि किसी वस्तु पर उत्तर की ओर 3 न्यूटन का बल, यदि किसी वस्तु पर उत्तर की ओर 3 न्यूटन का बल लगाता है और पूर्व की ओर 4 न्यूटन का बल लगाता है तो परिणामी बल क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर अगर कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है सर, और बोला इसमें, अच्छा बताइए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब तो पता होगा आपको, इसमें क्या होता है, देखिए सर ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या है साउथ है। तो कहता है कि ईस्ट की तरफ कितना लग रहा है भाई साहब, पूर्व की ओर 4 न्यूटन, यानी ईस्ट की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन का बल, और इधर वेस्ट की तरफ लग रहा है 3 न्यूटन का बल। तो कह रहे हैं परिणामी बल क्या होगा, आप हमको बताइए। सीधा सीधा अभी हम एक स्पेशल केस कराएंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फिर मजा आ जाएगा, नहीं तो तुरंत लॉजिक बता के स्पेशल केस के तुरंत बता ही देते हैं। ये पूर्व की तरफ लग रहा है और ये उत्तर की तरफ लग रहा है, तो आप बताइए सीधा ईस्ट टू नॉर्थ कितना 90 का फासला होता है, 90 डिग्री का। तो इधर फोर्स लगा है मान लीजिए F1 4 न्यूटन, इधर फोर्स लगा है F2 मान लीजिए 3 न्यूटन, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, आप कभी कल्पना कीजिए, कभी आप देखेंगे, इमेजिन कीजिए कि हम मान लीजिए इधर मान लीजिए ये है कलम, ये कलम, और इसको हम एक ऐसे खींच रहा है, और एक इसको मान लीजिए सीधा परपेंडिकुलर इधर खींच रहा है इधर, तो ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, ये ना तो इधर जाएगा ना ही इधर आएगा, ये ठीक इसके बीच में आएगा, तो सर इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, F नेट फोर्स जो लगेगा ये होगा। तो सर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रूट अंडर F1 का स्क्वायर, बस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, प्लस 2F1 × F2 × cos, कितना है बताओ 90 डिग्री।
कितना है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सर F1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 4 तिया 12, F1 into F2 है 4 तिया 12 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। वो तो सारा कहानी खत्म हो गया। 16 में कितना आ गया 25, यानी F बराबर कितना आ गया 25 का कितना निकल गया 5 न्यूटन, यानी जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 5 न्यूटन लगेगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ये 5 न्यूटन। आंसर कितना होगा 5 न्यूटन आपका आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन था आपको करवा रहे थे। अब एक चीज और बात क्या ध्यान में रखना है सर, डायरेक्ट जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं, ये एक बॉडी है और मान लीजिए सर इधर 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक बॉडी है और इधर हम F1 भी 8 न्यूटन लगा रहे हैं, मान लीजिए F2 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो सर इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इन दोनों का जो परिणामी बल है वो कितना होगा। तो सर जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो 10 + 8 जुड़ जाएगा, कितना होगा 18 न्यूटन होगा। ये इसलिए जुड़ जाता था और इसलिए आज तक आपका सही होते आ रहा था बिना फार्मूला यूज किए। ये वाला मिटा देते हैं। ये इसलिए आपका आज तक सही हो रहा था क्योंकि इसके पीछे का भी सर कारण है। यदि हम स्पेशल केस की बात करें, केस नंबर 1, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला कि यदि दो वेक्टर एक साथ साथ डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यदि एक साथ साथ सेम डायरेक्शन में हो सर, तो थीटा का बराबर वैल्यू होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, दो वेक्टर यदि पैरेलल हो या एक साथ साथ हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। और जब रिजल्टेंट निकालने का हम प्रयास करेंगे सर, तो a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू होता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो a² + b² प्लस क्या हो गया 2ab, और क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या a + b का ये होल स्क्वायर है और रूट से 1 निकल जाएगा तो क्या निकलेगा a + b। और इसीलिए आज तक सही होता था कि जब दो फोर्स हमारा सेम ही डायरेक्शन में हो तो हम जोड़ देते थे। और सच भी है, अगर एक ही वस्तु को हम दो आदमी मिलकर इधर एक ही साथ खींचेंगे तो दोनों फोर्स आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। यानी सर इसीलिए आज तक हमारा ये सही होता था। F नेट फोर्स यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो F1 प्लस क्या हो जाएगा F2, यानी 8 + 10 यानी कितना लग जाएगा 18 न्यूटन लग जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा इसको। लेकिन सर यदि ये बॉडी है, एक फोर्स लगा रहा है इधर मान लीजिए F1 10 न्यूटन और इधर लग रहा है मान लीजिए 8 न्यूटन F2, तो सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, परिणामी बल क्या हो सकता है इसका, वो बताइए। तो सर अगर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 8 न्यूटन का, तो इसका जो परिणामी बल होगा वो नेट फोर्स जो होगा वो F1 में से F2 घट जाएगा, यानी सर 10 में से 8 घट गया, कितना आ गया 2 न्यूटन। और इसलिए आप समझते होंगे कि सर मान लीजिए यही बॉडी है और हम इधर से 10 न्यूटन लगा खींच रहे हैं और इधर से 8 न्यूटन खींच रहा है, तो सर एक दूसरे के अपोजिट में है, तो जो 8 न्यूटन मेरा वाला इधर वाला 8 न्यूटन इधर वाला दोनों बैलेंस हो जाएगा और जिसका 2 न्यूटन ज्यादा है उतना से बॉडी क्या होगा खींचा जाएगा। तो यही है आपका, यानी इस वस्तु पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा, मतलब जो बल लग रहा होगा वो 2 न्यूटन का लग रहा होगा। कैसे, अगर ये अपोजिट है तो इसके बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। अब यहाँ केस 2 लिख दीजिएगा, और अगर 180 होगा थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -2ab, और यहाँ आ जाएगा माइनस और a - b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a - b। समझ में आया, यही तरीका यही कॉन्सेप्ट इसीलिए आज तक आपका सही होते आ रहा था अगर आप ऐसा कर रहे थे। अगर यदि दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा जुड़ जाएगा, और दो वेक्टर अपोजिट में होगा तो क्या होगा बड़का में छोटा घट जाएगा। कोई दिक्कत। अब अगला बात समझाते हैं आपको केस नंबर 3 में, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर से रिलेटेड बात को खत्म करेंगे, लेकिन उसके प्रोडक्ट को थोड़ा सा बात कर लेंगे और तो फिर आपको मजा आ जाएगा। और फिर जब न्यूमेरिकल क्लास करेंगे तो उसमें खाली न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्लास में एक अलग मजा है। न्यूमेरिकल क्लास थोड़ा सा पेंटेड जब तक आ जाएगा पेंटेड, और तब उसके बाद आपको आराम से उसी पीडीएफ पे बताएंगे न्यूमेरिकल कर करके, और फिर मजा आएगा। थोड़ा डिजिटली लगेगा और करने में भी अलग मजा आएगा। थ्योरी आपका इसी पे करवा देंगे। तो सर ये क्लियर है। लेकिन सर अभी हम कह
अभी तो एक सवाल कर भी लिए थे ईस्ट की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ, तो मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2। अभी एक सवाल भी किए थे, इधर 4 न्यूटन था, इधर कितना था पता, ये 3 न्यूटन था। तो आपका आंसर जो था F नेट फोर्स जो आया था, नेट फोर्स इधर लगा था और नेट फोर्स कितना आया था, तो ये 5 न्यूटन लगा था ना, 5 न्यूटन आया था। यानी कहीं ना मोटा मोटी ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ ही तो अप्लाई हो रहा है। तो सर यहाँ पे कुछ और नहीं, cos 90 का वैल्यू आप जब केस 3 लिख लीजिएगा, और जब क्या होगा एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा 90। केस 3 जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो थीटा 90 और 90 पुट करेंगे cos 90 वैल्यू होता है 0, सब 0 कर दिया तो केवल क्या बचेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसीलिए ये देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है और ट्रायंगल लॉ वाला कॉन्सेप्ट जो पाइथागोरस वाला पढ़े थे वही, ठीक है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, अपोजिट में होगा तो घट जाएगा, और जब एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा तो कोई दिक्कत, यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए सर। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, पूरा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो पूरा वेक्टर को खत्म कर देंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा आपको पैसेंस रख के पढ़ना होगा, लेकिन क्या करेंगे, अगर हम भी मजाक कर करके पढ़ा सकते हैं तो हम भी पढ़ा देंगे आराम से, लेकिन वो बहुत 7-8 दिन जाके खत्म होगा, उतना समय नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना समय का हो गया, लगभग हाँ 51 मिनट का हो गया है। अब मे भी कट हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी एक वेक्टर का दो कंपोनेंट्स होता है, टू कंपोनेंट्स या टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, यानी एक सदिश के दो लंबवत घटक, पता नहीं हिंदी चेक कर लीजिएगा, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। यानी सर अगर हम कहें ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो सर इसका दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा। अभी आप देखे थे ना, अभी आपको फिगर बना के देखे थे, एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था, तो इसका नेट फोर्स ये हो रहा था। किसी भी वेक्टर के यदि वो xy प्लेन में होगा, ये xy प्लेन में है, यानी x और y के xy z प्लेन में तब होता जब ऊपर होता, ऊपर सीधा नीचे रखा हुआ xy प्लेन में है, तो सर ये x एक कंपोनेंट इसका x एक्सिस की तरफ होगा और एक कंपोनेंट किधर होगा, y एक्सिस की तरफ होगा। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका सॉरी ये y एक्सिस और ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, और जिस प्लेन में है ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, xy प्लेन बोलेंगे। तो गुरुजी किसी भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है और x एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग डायरेक्शन को i कैप का यूज करते हैं और y एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग j कैप का यूज करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बताएंगे आपको कुछ चीजें डायरेक्ट यहां से सीधे रट लेना, बड़ा हो जाएगा ये तो भाई, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ाने में बहुत अलग मजा है और पढ़ने वाले को भी मजा आना चाहिए, और मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। सर इसके बीच का मान लिया एंगल क्या होगा, थीटा, x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, थीटा। तो कहता क्या है सर, अगर आप यहां पे ये मिला देंगे और इस चीज को भी यहां पे मिला देंगे तो ये यहां पे पैरेललोग्राम नियम बन जाएगा, और वही चीज आएगा जो वहां पे पढ़े थे। ये देखिए थीटा है, ये देखिए 90 होगा, तो ये देखिए f है, वहां पे b था, तो ये वाला क्या आ जाएगा f sin थीटा, ये क्या आ जाएगा, देखिए अगर ये f sin थीटा ये दोनों बराबर होगा। अच्छा रुकिए एक मिनट, जल्दी ज्यादा नहीं जल्दी हो रहा है। अगर ये f sin थीटा है, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर ये f है तो ये तो i कैप डिनोट कर रहा है, और इधर f का जो x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट्स होगा उसको fx कहेंगे, और जो y एक्सिस की तरफ होगा उसको fy कहेंगे। और अगर ये fx है तो ये भी आपका क्या होगा, fx होगा, और अगर ये fy है तो ये भी आपका क्या होगा, fy होगा। और ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए सर क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम का जो है ये साइड और आपस में ये साइड और ये साइड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो सर जब इसी fx और fy का वैल्यू निकालेंगे तो आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे वही 90 वाला, ये थीटा है ये f है, तो ये क्या हो जाएगा f sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा f क्या हो जाएगा, ये f cos थीटा, f क्या हो जाएगा cos थीटा। और अगर आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिएगा तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा और ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये दोनों के बराबर होगा, और इधर क्या है fx है
और इसके डायरेक्शन को बताने के लिए देखिए ये ध्यान से सुनिएगा, ये वेक्टर एफ है, ये तो वेक्टर में है, ये तो एफ एक्स है, और इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, आई कैप का, और ये एफ वाई है, इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, इसमें जे कैप का, जे कैप का। तो ये आपका आ गया कि जब दो वेक्टर यानी एक वेक्टर का जो दो कंपोनेंट्स होगा एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप, और या तो अगर इसके वैल्यू में देगा तो आप इसको cos थीटा के फॉर्म में, sin थीटा के फॉर्म में, तो क्या होगा f cos थीटा प्लस f sin थीटा, और इसमें i कैप लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, j कैप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी चीज का मैग्नीट्यूड ऑफ है, अगर आपसे पूछेगा कि इसके एक सदिश के दो लंबवत घटक का परिणाम कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो मैग्नीट्यूड अगर पूछे, मैग्नीट्यूड थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो जो वेक्टर f का मैग्नीट्यूड होगा वो रूट अंडर, वही सेम चीज अब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं, fx के स्क्वायर प्लस fy के स्क्वायर बराबर f का स्क्वायर, तो वही चीज है, तो क्या हो जाएगा fx के स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, ठीक है ना, यही रिजल्ट है आपका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और इसमें भी अच्छा उसमें भी नहीं बताया था थीटा बराबर ना, छूट गया था, नहीं तो cos थीटा टाइम, चलो हटा दूंगा, बाद बता देंगे। और इसमें अगर थीटा बराबर पूछा जाए, जैसे देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा fy बाय fx, तो सर थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स fy बाय fx, ठीक है। सर सवाल कैसे पूछेगा आपसे, दे देगा, जैसे मान लीजिए लिख देगा कि एक फोर्स लग रहा है, उसका दो कंपोनेंट्स है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बोलेगा कि बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कुछ नहीं डायरेक्ट रूट अंडर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना 13, आपका कितना आ जाएगा 13 न्यूटन हो जाएगा, यानी वो फोर्स कितना होगा 13 न्यूटन। यानी फोर्स कभी आपको डायरेक्ट देगा नहीं, वो उसका टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देगा कि एक्स एक्सिस में मान लीजिए 2 लग रहा है और वाई में लग रहा है 3, तो नेट फोर्स यानी मोटा मोटी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 13, कुछ नहीं उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गया है, तो चेक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, अब एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं, समय काफी लंबा हो गया, आगे हम आपको इसको कवर करके बता देंगे, ठीक है ना। ये टू परपेंडिकुलर हो ही गया, टू भी ये हो गया, और अगर इसमें बहुत कुछ है, थोड़ा जोड़ना घटाना बता देंगे तो फिर अलग मजा है। और एक चीज इसमें क्या बताने वाला है सर, अगर 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा तो कुछ और नहीं होगा, fx i कैप fy j कैप, और यहाँ पे क्या लग जाएगा fz k कैप, हवा वाला, ठीक है। चलिए इसके बारे में कल बताएंगे, यहाँ तक जो आपको बताया इसमें आप एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो अभी आपको बताया कि इधर थोड़ा देर पहले हम उसको थोड़ा सा एक बार छेड़ के थोड़ा कुछ और बताना चाहते हैं, उसमें छूट गया है, एंगल नहीं बताया था आपको, दो वेक्टर के बीच का एंगल वैसे तो cos थीटा से निकाल सकते हैं वहीं से, अच्छा एंगल निकालने वहीं से बता दिए, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय, लव यू आप सभी को, जितने भी हमारे प्यारे दोस्तों मेरे भाई बहन हैं, एक बार अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, ये मेरा शुरुआत है, और एक दिन ऐसा होगा कि हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और करने के लिए सोचे हैं, तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा भाई समझ के सपोर्ट कर दीजिए, जैसे समझ के समझना है, लेकिन सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।